जब आप लोग रोहन गुप्ता जी अपने यूपीए सरकार से एनडीए की अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर तुलना करते हैं और 2018 से 22 के आंकड़े गिनाकर पूरे 10 साल की यूपीए शासनकाल का जिक्र करते हैं, तो सरकार की ओर से भी यहां पर आंकड़ा दिया गया है। वो कह रही है कि अगर कामकाज के लिहाज से हम देखें तो लोगों को किस तरह का फायदा पहुंचा गया है। 2004 से 14 में 145 मेडिकल कॉलेज बने थे और एनडीए सरकार आने के बाद 14 से 22 में 260 बन गए। 725 यूनिवर्सिटी पहले थी कुल, लेकिन अब इनके शासनकाल में 300 यूनिवर्सिटी बना दी गई है सिर्फ 8 सालों में। 5000 नए कॉलेज खोल दिए गए हैं। 3,81,000 किलोमीटर जो सड़क थी वो 7 लाख किलोमीटर से ज्यादा हो गई है। एनएच का नेटवर्क 55% बढ़ गया है। एयरपोर्ट जो 74 थे वो 147 हो गए हैं। तो सर, अब सरकार के लिए भी तो मनमोहन सिंह जी की मुझे वो बातें याद आती हैं कि पेड़ पर तो पैसे उगते नहीं हैं। अब सरकार कहां से पैसे लेकर आएगी, कहां से कमाएगी अगर इतने सारे कामकाज कराने पड़ेंगे उसको? तो रोहन गुप्ता जी से ये सवाल है, उसके बाद दिनेश जी मैं आ रही हूं आपके पास। सरकार जनता की जेब से पैसे लूट रही है, पेट्रोल और डीजल में पूरी तरह से लूट रही है। देखिए, अभी जो आंकड़े दिए गए, एक यहाँ पे अर्थशास्त्री यहाँ पे बैठे, उन्होंने कहा कि देश कम भाव पे क्रूड ले रहा है। उसका जो फायदा है आम आदमी को कहां पे पहुंच रहा है? कौन से पेट्रोल और डीजल के रेट कम हुए? और आज आंकड़ा एक चित्रा जी बहुत बड़ा आंकड़ा, देखिए जो जब मैक्रो लेवल पे हम लोग एनालिसिस करते हैं, सरकार की नीति का जो परिणाम है वो ओवरऑल देखा जाता है कि जब देश के 1% लोगों के पास 40% संपत्ति है और 50% लोगों के पास 3% संपत्ति है, वो दिखा रहा है कि सरकार का ग्रोथ कहां पे है। मुट्ठी भर लोगों में ग्रोथ है। आज जैसे एक पैनलिस्ट ने कहा कि कॉर्पोरेट टैक्स कम है और इनकम टैक्स ज्यादा है। ये सरकार ने कहा था कि हम इनकम टैक्स हटा देंगे। आज आम आदमी के ऊपर जो सैलरीड क्लास ये डिबेट को देख रहा है, 30 से 40% का इनकम टैक्स है। तो जेब की जो भराई हो रही है वो तो आम आदमी के जेब पे हो रही है। दूसरी चीज जो आंकड़ों की अभी बात कर रहे जफर इस्लाम, मैं एक आंकड़ा देना चाहूंगा कि लास्ट ईयर जो इन्होंने सरकार की ग्रोथ एस्टीमेट था इकोनॉमिक सर्वे का, वो बीच में मत बोलिए प्लीज, 8.5% का इनका एस्टीमेट था और बाद में जो आंकड़ा है वो 7% आया, मतलब 15% कम हुआ। अब आईएमएफ और जो ओवरऑल इकोनॉमिक सर्वे अगर 6% ग्रोथ बोलता है, मैं इसको 15% का भी डिस्काउंट गिनता हूं तो 4.5% होगा। तो इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है चित्रा जी। जब आप इनका रिपोर्ट कार्ड देखेंगे, मुझे एक वीडियो याद आ रहा है जब इनके जो अध्यक्ष है उन्होंने कहा था कि एम्स का उद्घाटन हो गया, दूसरे दिन वहां की तस्वीरें आई, जमीन पे खुदाई भी नहीं हुई है। तो इनका जो कागजी विकास है, इनको मुबारक। देश की जनता को फायदा क्या हुआ? क्या आम आदमी खुश है? क्या महंगाई चली गई? क्या गरीबी कम हो गई? क्या बेरोजगारी खत्म हो गई? ये पैमाने होने चाहिए। आपके आंकड़ों से कुछ मतलब नहीं है। आम आदमी का अगर जीवन बदलेगा तभी आपकी सफलता मानी जाएगी, नहीं तो आपके कागजी आंकड़े हैं देश के लिए दिल बनाने के लिए। क्या लगता है 9 साल में आपने सिर्फ अपने दोस्तों की जेब भरी है, आम आदमी को कोई फायदा नहीं हुआ है। पूंजीपतियों को ज्यादा फायदा पहुंचाया गया है, वो आरोप लगा रहे हैं जफर जी। देखिए, जब भी रोहन गुप्ता जी को सुनता हूं तो लगता है कि इतना पॉलिटिकल, इतना पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। अरे भाई एक मिनट सुन ले, अब बीच में नहीं बोलिए ना, मैं आपका सवाल हो गया। आप जरा देखिए, कोई हिंदुस्तान की इकोनॉमी को आइसोलेशन में नहीं है। एक एक करके सर सब बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। बीच में मत बोलिए। दिनेश जी मैं आ रही हूँ आपके पास, एक बार उनकी बात हो जाए उसके बाद। मैंने बीच में नहीं बोला, मैंने बीच में बोलिए। उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए, इंडियन इकोनॉमी जो इंटीग्रेट, हाँ चित्रा जी, इंडियन इकोनॉमी को आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करती, इंटीग्रेटेड वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेटेड है। जरा वर्ल्ड इकोनॉमी का मैप इनको दिखा दीजिए कि जो वहां पर जीडीपी का फोरकास्ट जो था, ग्रोथ का फोरकास्ट, वो कैसे कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, उसमें कैसे सिकुड़ा है और उसको 1.7% से ग्रो कर रहा है, जबकि एक्सपेक्टेशन था 3.2 का। और इंडियन इकोनॉमी जिसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड के जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ जो हो रहा है वर्ल्ड के इकोनॉमी में, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इस भारत देश का, गर्व से कहिए इस भारत देश का है, जिसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ में, इंक्रीमेंटल जीडीपी ग्रोथ में। तो हम इसलिए हम 6-7% से ग्रो कर रहे हैं, जो दुनिया में सबसे तेजी से ग्रो कर रहे हैं। उस पर कई चीजें जो है, आप देखिए यूक्रेन वार के आप या आपके कोई ऐसे लोग जो राहुल गांधी जी जो आगे दुनिया देख सकते हैं, 100 साल आगे देख सकते हैं, क्या उन्होंने देखा था यूक्रेन वार होगा, सप्लाई चेन डिसरप्शन होगा? क्या आपने देखा था अनदर सेट कोविड का जो है वायरस जो है फिर से निकलेगा और स्लो डाउन होगा सप्लाई चेन में? और इसके बावजूद दुनिया जो इन्फ्लेशन और रिसेशन से जूझ रहा है, वहां हिंदुस्तान जो है इन्फ्लेशन का जो है डाउनवर्ड ट्रेंड है, नीचे आ रहा है। हाँ। कर्व जो है नीचे आ रहा है। इससे क्या समझ में आता है कि हमने अच्छे फैसले लिए, अच्छे मजबूत फैसले लिए और हमने प्रदेश के
हाँ, देश की कि जनता हमारी के लिए काम अर्थव्यवस्था किया। 5वें पायदान पर है। आप लोग क्यों नहीं करते हैं? नहीं, कैसे गर्व से कह दें? वो कहते गर्व से कहो। अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कहा कि यहां से आप मेरठ बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, झटके नहीं लगेंगे। बताइए, आम आदमी का किराया बढ़ गया, उसकी इनकम तो बढ़ी नहीं। वो अब बस में जाएगा, उसका टोल टैक्स और पेट्रोल लगने की वजह, पेट्रोल की कीमत ज्यादा होना, टोल टैक्स ज्यादा लगने की वजह से उसका किराया बढ़ गया। और वो किराया कहां से देगा? वो जा ही नहीं पाएगा। जाने के लिए तो, और आपने जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया तो आपने आम जनता के लिए किया। परेशानी आम जनता को ही होगी, उसके जेब से ही खर्च होगा। तो फिर आपने किसके लिए, इनकम के लिए किया हो, ये बता दीजिए मुझे। यही एक एक्सप्रेसवे समाजवादी पार्टी सरकार बना था, हमने टोल टैक्स फ्री किया था। आप भी कर सकते थे कि आम आदमी के लिए तो कर सकते हो ना, कि भाई जो मैंने आपसे पहली बार जो जाएगा वहां से गुजरेगा उसको कितना टोल टैक्स लगता है, जरा एक बार जाके देखिए। और हम कहते हैं बस में जाके देखिए, जो किराया पहले 10 रुपए का होता होगा, आज वो 100 रुपए 80 रुपए का हो गया। आम आदमी की इनकम बढ़ी है क्या इतनी? वो इतना दे पाएगा क्या? क्या अपने घर से निकल पाएगा क्या? अगर किसी की फैमिली आके मिलना चाहती है, दिल्ली में बच्चा नौकरी करता है, क्या आ पाएगा क्या? ठीक है, या बच्चा जबरदस्त। उसका बच्चा जल्दी जल्दी अपने त्योहारों पे अपने माँ बाप के पास जा पाएगा क्या? क्योंकि आपने इतना उसका किराया बढ़ा दिया बस का। तो सवाल इस बात का है कि आम जनता की सहूलियत के लिए आप काम कर रहे हो या कुछ विशेष वर्ग के लिए काम कर रहे हो, ये बता दीजिए।